हम्म, नमस्कार। स्वागत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो मेरा नाम क्षितिज है और ये हमारा दूसरा वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे साथ प्रतीक भी मौजूद हैं इस चर्चा में। मैं प्रतीक हूँ। यहाँ तो आज हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान के ऊपर। तो शुरू करते हैं कि संविधान संविधान हमें क्यों चाहिए, वाई हम मतलब होता क्या है, कहाँ क्यों चाहिए हमें। पहला तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस चिड़िया का नाम है, हमें क्यों चाहिए ये। तो प्रतीक, आप इसके बारे में पहले कुछ बताएंगे। हाँ, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो 1947 से पहले हमारा जो एक गवर्नेंस सरकार चलाने का जो तरीका था वो ब्रिटिश सिस्टम पे आधारित था। जो भी ब्रिटानी कानून थे वो हमारे देश के लोगों पे लगते थे। जब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए तब कॉन्स्टिट्यूशन की एक जरूरत समझी गई कि आपस में नागरिकों का व्यवहार कैसा होगा। अगर नागरिकों में कोई विरोध हो, नागरिकों में कोई विवादास्पद डिसीजन लेना हो तो किस हिसाब से वो लिए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सेट ऑफ गाइडलाइंस एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसके तहत हम अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सके। इट इज अ एक ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सामाजिक अनुबंध है लोगों के बीच में, सरकार और जनता के बीच में, और जनता के बीच में भी। ये इसका एक जो फ्रेमवर्क है, एक जो ढांचा है, नीतिगत ढांचा है, वो हमें संविधान ने दिया है। हम्म, हाँ। तो और इसमें मैं कुछ चीज जोड़ना चाहूँ तो संविधान हमें और भी चीजें जो देता है कि अगर सत्ता है कोई, मतलब कोई हमें डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन कौन लेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि वो सरकार लेगी। वो सरकार क्या है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और सरकार कैसे बनेगी, कैसे उसका वो चुनी जाएगी, वो सब चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती। क्योंकि बहुत बार समस्या ये होती है कि जो हमारा ब्रिटेन का रूल था, ब्रितानी जो अंग्रेजों का जो हमारा ऊपर रूल था, उसमें यही था कि सत्ता सारी की सारी अंग्रेजों के पास थी, और वो अपने अनुसार अपने फायदे के लिए कुछ भी वो कानून बनाते थे, नियम बनाते थे। उससे हमारे भारतीयों का उत्पीड़न होता था, बट उनको उससे फर्क ही नहीं था। तो उस समय भी जो लड़ाई हो रही थी वो सत्ता और जनता के बीच में ही थी, और उस समय सत्ता अंग्रेजों के पास थी। तो जो हमारा संविधान भी जो निकला, वो इन्हीं सब हमारे जो हमारे अनुभव हो रहे थे, जो हमारे ये बिल्कुल नेगेटिव शोषण और एक्सपीरियंस थे। उत्पीड़न की जो चीजें थी उससे बाहर निकालने के लिए, ऐसा ना हो कि पहले की जो स्वतंत्रता मिलने की सत्ता से पहले जो सत्ता थी और स्वतंत्रता मिलने के बाद जो सत्ता थी उसका भी एक ही रूप होता, वो शोषण और उत्पीड़न उसी हिसाब से चलता रहता। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी। संविधान में कुछ मूलगत अधिकारों मूल अधिकारों की बात है जो पहले नहीं थी। स्वतंत्रता से पहले ये सब नागरिकों के पास ये मूल अधिकार नहीं थे क्योंकि वो नागरिक ही नहीं थे। संविधान ने हमें लोगों को नागरिक बनाया, सिटीजन बनाया, जो एक संविधान के हिसाब से चलेंगे। हम्म। अब हम शायद उसकी बात करें कि ये संविधान कैसे बना। हाँ बिल्कुल, हाँ। आप शुरू करिए। हाँ, तो संविधान कैसे बना। तो जब पहले जो हमारा तरीका था, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उसमें एक वाइस रॉय होता था। वाइस रॉय जो होता था वो ब्रिटेनी हुकूमत, ब्रिटेनी जो संसद है, ब्रिटेनी जो किंग है, अंग्रेज किंग है, उनका राजा, अंग्रेज राजा के एक रिप्रेजेंटेटिव वाइस रॉय, जो सारी जो सब निर्णय लेते थे भारतवासियों के लिए, उसको उस काम में सहयोग करने के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, विधायिका थी, जो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधायिका लोग चुन के आते थे जो वायसराय को अपने काम करने में सहयोग करती थी। जब ये डिसाइड हो गया कि भारत अब स्वतंत्र होगा, उसमें अंग्रेजी हुकूमत नहीं होगी,
तो इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, राज्यों के जो प्रतिनिधि थे, उन लोगों के एक गुट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब हमारी संविधान सभा। उस संविधान सभा को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। उस संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर निकला 26 नवंबर 1949, ये संविधान सभा लगभग 2.5 साल के लिए मीटिंग करती रही और अलग अलग मुद्दों पर बहस हुई। उसके बाद हमारा एक संविधान निकल के आया, जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। और 1949 को हमने एक्सेप्ट किया, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ हमारे लोगों में। ये हमारे भारत के लोगों पे ये लागू हुआ। अब ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमेटी बनाई थी। बहुत सारी कमेटियां थी अलग अलग विषयों पे लेके, लेकिन एक जो प्रमुख कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उस कमेटी के कुछ और सदस्य अगर हम देखें तो उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, सरदार पटेल भी थे, और भी बहुत से लोग थे, जिसमें से प्रमुख सदस्य मैंने आपको कुछ बताया, जो प्रमुख नाम हमें पता। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट बना के दिया संविधान सभा को, और तो संविधान सभा ने कुछ अमेंडमेंट संशोधन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये कहानी हो गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान का बनना कैसे हुआ, वो उस अपने अस्तित्व में कैसे आया। तो अब इस वीडियो के हम अगले भाग में चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन क्या है, वो उसके कुछ मूल्य क्या हैं, और वो हमें क्या कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां देता है, उस बारे में बात करेंगे। या फिर हम किस तरह अपने जो हम सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही है, हम खुद अपने को अब संभाल रहे हैं, हम खुद अपने आप को गवर्न कर रहे हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज जो आती है वो आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल इज लाइक एक प्रतीक, आप बताओगे प्रियम्बल के बारे में? हाँ, तो प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना। कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक सोच है, विचारधारा है, वो प्रियम्बल में सूक्ष्म रूप में रिप्रेजेंट होती है। प्रेम्बल में बताया गया है कि ये जो भारत जो होगा, भारत देश जो होगा, वो एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। सोवरेन मतलब संप्रभु, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब सर्वधर्म समभाव, सारे धर्मों का की रिस्पेक्ट होगी इसमें। और स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, और रिपब्लिक मतलब यहाँ पे सत्ता जो होगी वो लोगों की होगी, रादर देन राजा की होने। तो ये कुछ हमारी डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होंगी, ये वो है। और फिर कुछ मूल्य जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब जिससे हमारे नागरिकों में और नागरिक और सरकार में जो संबंध होंगे वो कैसे डिफाइन होंगे। वो होंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बेसिस पे। जस्टिस मतलब न्याय, इक्वालिटी मतलब समानता, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व। हाँ, इसमें इस हम बारे में मैं डॉक्टर कुछ एक, अम्बेडकर। या इस बारे में मैं एक, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स जब हो रही थी, उसमें उन्होंने इन चीजों के बारे में, ये एक ट्रिनिटी, एक ये त्रिभुज के बारे में इन्होंने एक बात बोली थी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी बंधुत्व। तो बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि अगर हमारे पास आज़ादी होगी बिना समानता के, तो उससे ये होगा कि जिन लोगों के पास आज़ादी है, जो लोग जो लोग मतलब अगर हमारे पास जो लोग, इससे होगा ये कि कुछ लोग जो हैं वो, उनका प्रभुत्व ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास समानता नहीं है तो एक वर्ग दूसरे वर्ग पर हावी हो जाएगा। दूसरी बात बोली थी कि अगर हमारे पास समानता है लेकिन हमारे पास कोई आजादी नहीं है, तो इस समानता का भी क्या मतलब, कि अगर मेरे पास कुछ अपना काम, मैं अपनी कोई बात अपनी रख ही नहीं सकता, मेरे पास कोई आजादी नहीं है कुछ करने की, बोलने की, सो इससे कोई इंसान मतलब अपनी कोई भी बात को आगे निकाल ही नहीं पाएगा, वो उसके मन में कोई विचार आ रहा है, इनिशिएटिव इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल इनिशिएटिव खत्म हो जाएगा। एक इंसान अपने मौलिक विचार रखना चाहे, मौलिक
कोई नई बात कहना चाहे और इक्वालिटी के चक्कर में अगर वो इंडिविजुअल अपना कोई नई नई चीज, कुछ नया इनोवेशन करना चाहे, नया हमारी इकोनॉमी में कुछ करना चाहे, वो नहीं कर पाएगा अगर सिर्फ इक्वालिटी होगी और आजादी नहीं। और तीसरी चीज कि अगर हमारे समाज में बंधुत्व ही नहीं होगा, बंधुत्व ना होने से होगा क्या कि लोग बहुत मतलब एक दूसरे से बहुत शक के सेल्फिश हो गई। निगाह से, एक इनसिक्योरिटी प्रिवेल करेगी, एक एक मतलब एक सहज भाव से लोग एक दूसरे से के साथ रह नहीं पाएंगे। अगर ऐसा माहौल ही नहीं होगा, तो उस माहौल में ये सब इक्वालिटी और लिबर्टी भी काम नहीं कर पाएगी। उस माहौल में क्या आजादी, क्या समानता। तो फ्रेटर्निटी बहुत जरूरी है कि बाकी चीजें वो चल पाए। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये आते हैं। तीन चीजें मैं बस एक बात जोड़ना हाँ चाहूंगा, बोलिए। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि इसमें से कोई एक भी चीज कम होगी तो बाकी दोनों चीजों का महत्व जीरो हो जाएगा, उन बाकी दोनों चीजों का भी महत्व नहीं रहेगा। तो ये हम्म, तीनों एक दूसरे के परस्पर सहयोग से चलती हैं और इन तीनों के बेसिस पे ही न्याय व्यवस्था कायम होती है। इसी की वजह से हमें न्याय का जो हमारा सिद्धांत है वो पूर्ण होता है। ठीक है। तो अब अगली चीज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जो जिसके ऊपर मतलब ये संविधान इसमें बोलता है कि ये मौलिक अधिकार आपके ऐसे हैं कि जिनका अगर कोई किसी भी तरह से हनन होगा, आप इस आपके पास अधिकार है, आप जाके न्यायालय जा सकते हैं, आप अपने इसके खिलाफ पुलिस में जा सकते हैं और आप इसको बोल सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बाध्य करता है हमारे पूरे तंत्र को, सरकार को, कोर्ट्स को, कि वो किसी भी नागरिक की अगर उसके मौलिक अधिकार हनन हो रहे हैं उस पर काम करे और इसको इंश्योर करे, उसको लागू करवाए। तो थोड़ी थोड़ी बात सारे अधिकारों की कर लेते हैं। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो इसमें बेसिकली आता है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी एक व्यक्ति या समाज रंग का। भाषा रंग भाषा, जाति, धर्म, लिंग, किसी भी बेसिस पे किसी के हाँ। किसी को ज्यादा राइट्स देना, किसी को ज्यादा अधिकार देना, किसी को कम अधिकार देना, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग किसी भी धर्म, जाति, रंग, भाषा के हों, लिंग के हों, उनको समान अधिकार है। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारा जो राइट टू वोट है। जब हम अपनी सरकार चुनते हैं, चाहे हम राज्य की सरकार चुन रहे हो, चाहे हम केंद्र की सरकार चुन रहे हो, उसमें सभी लोगों को बराबरी का अधिकार है, बराबरी का वोट है, बराबरी का चुनाव का अधिकार है, किसी को भी कम ज्यादा नहीं है। ये राइट टू इक्वालिटी में है। ये इसको संविधान में राइट टू इक्वालिटी के अंदर रखा गया है। दूसरा अधिकार है राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार। तो इसमें बहुत सारे अधिकार आते हैं, जैसे कि जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, और ऐसे तमाम जो भी मतलब हम जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें एक आजादी होनी चाहिए कि कहीं जाने का अधिकार, राइट टू मूव इन विद इन द कंट्री, कहीं अपनी बात को रखने का अधिकार, कोई भी काम करने का अधिकार। और कोई इसमें मतलब ये बहुत एक व्यापक अधिकार है राइट टू फ्रीडम, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क, हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम हमारे एजुकेशन का अधिकार, हम कुछ भी ये सारे राइट्स जो है वो राइट टू फ्रीडम में आते हैं। हाँ। और और मुक्ति इसमें की एक जो चीज बात बहुत जो इम्पोर्टेंट आती है कि राइट टू फ्रीडम टू क्रिटिसाइज। अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो ये भी एक जर्नलिज्म का जो हम एक मूल सिद्धांत होता है कि वो सरकार की कमी बताए। तो सरकार ये नहीं कह सकती कि नहीं भाई नहीं, हम ऐसा जर्नलिज्म ही नहीं चाहते कि जो सरकार की कमियां बता रहा है या सरकार की कमियों को वो उजागर कर रहा है। ये अगर कोई सरकार करेगी तो ये हमारे आजादी के अधिकार का हनन है, ये मौलिक अधिकारों का हनन है। अब तीसरा राइट है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उत्पीड़ना से आजादी, कि कोई शोषण, मतलब शोषण, पीड़न शोषण थोड़ा से, डिफरेंट। शोषण से आजादी। शोषण से आजादी, कि कोई मेरे को मेरी
मेरी सहमति के बिना मेरे से कोई काम नहीं करा सकता। अगर अगर जैसे कि हम देखते हैं जो कि चाइल्ड लेबर, एक या कोई अगर कहीं पे कोई कंपनी में किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम बच्चे ये मजदूरी कर रहे हैं, ये एक उनके मतलब ये उनका शोषण हो रहा है। सो दिस गोज अगेंस्ट द राइट, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फंडामेंटल राइट। फिर चौथा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये एक इम्पोर्टेंट राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि हमें पता है भारत में बहुत टाइप के बहुत तरह के रिलीजन है, बहुत तरह की मान्यताएं हैं। सुपरस्टिशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन राज्य कभी ये नहीं बोलता कि आपका सुपरस्टिशन बेहतर है दूसरे के सुपरस्टिशन से, या फिर आपका रिलीजन बेहतर है दूसरे के रिलीजन से। ये हमारा संविधान नहीं कहता। और हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन हैं, बौद्ध बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, पारसी। ये सारे रिलीजन, कुछ रिलीजन भारत में जन्मे हैं, कुछ रिलीजन बाहर से आए हैं। लेकिन इसमें हमारा संविधान सबको बोलता है कि सबके पास इक्वल राइट्स हैं, सब अपने अपने जैसे वो वर्शिप करना चाहे कर सकते हैं, जैसा उनके होली पवित्र ग्रंथों में लिखा है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। लोग तो प्राइवेसी में अपनी प्राइवेट में कैसा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सरकार का अपना रिलीजन नहीं। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हुई। अगला अधिकार है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो ये अधिकार बेसिकली बोलता है कि किसी भी व्यक्ति या समाज को अपने कल्चर, अपने अपने रहन सहन के तरीके से जीने की आज़ादी है। और एजुकेशनल राइट्स का मतलब हो गया कि उस हमें पता है कि हम शिक्षा क्यों जरूरी है। शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि शिक्षा हमारे दिमाग को खोलती है, हमारी हमारी संकीर्णता को दूर करती है, और हमारे में एक चेतना का संचार करती है कि हमें नई चीजें पता चलती हैं, हमें अपने अधिकारों, अपनी जिम्मेदारियों, एक हमें एक नागरिक बनाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जब बना हमारा 1950 में लागू हुआ, उस समय उसने हमें, कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू हो गया, बट नागरिक बनना एक प्रक्रिया है। एक दिन कोई आके बस मुझे कुछ बोल दे कि तुम ये हो, उससे मैं एकदम हो तो नहीं जाता हूँ ना। मेरे को उस चीज को समझ के फिर उसको अपने उसमें आत्मसात करना, वो एक पूरा एक प्रक्रिया का पार्ट होता है। तो एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट राइट हो जाता है उस सेंस में कि सबको समान एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको एक, और जो इसमें इसमें एक जो इसमें एक जो पॉइंट भी है कि 14 साल तक सब बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। हम्म। तो एक लास्ट अभी इसमें अधिकार रह गया, राइट टू कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल। राइट से एक और चीज़ बोलना चाहूंगा। कल्चर राइट सिर्फ रहन सहन की तो बात है ही, लेकिन कल्चर इज ब्रॉडर देन इंडिविजुअल। तो जैसे अगर मेरा कोई त्योहार है, जैसे आज ईद है, तो मैं ईद को सेलिब्रेट कर सकता हूँ। ये एक कल्चर, ये मेरे कल्चर का पार्ट है। ये रिलीजियस भी है, लेकिन ये कल्चर का पार्ट है। ऐसे ही जैसे दिवाली होली होती है, हमें दिखता है कि होली पे एक दूसरे को लोग रंग डाल रहे हैं, सड़क चलते लोगों पे भी लोग रंग डालते हैं। ये भी हमारा कल्चर है। अब इसमें बहुत खामियां भी हैं। कोई होली को नहीं मानता, कोई दिवाली को नहीं मानता, तो आप उसको वायलेट करते हुए आप कुछ काम कर रहे हो। लेकिन क्योंकि हमने समान अधिकार दिया है किसी और रिलीजन को अपने हिसाब से अपने त्योहार मनाने का, तो हम हिंदुओं को भी राइट है कि वो अपने हिसाब से अपने त्योहार मना पाए, ऐसे ही मुसलमानों को राइट है वो अपने हिसाब से अपना त्योहार मना पाए, क्रिश्चियंस को राइट है अपने हिसाब से अपना त्योहार मना पाए। तो ये भी कल्चर राइट्स में ही आता है। तो अब लास्ट एक आखिरी अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर मेरे कोई भी ऊपर जो हमने पांचों जो हमने अभी डिस्कस किए अधिकार, इनमें से किसी का भी अगर हनन हो रहा है, तो संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं इन हनन, जो भी जिस भी तरह वजह से या जिस भी व्यक्ति या तंत्र की वजह से मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मैं इसके अगेंस्ट कोर्ट चला जाऊं, मैं इसके अगेंस्ट पुलिस में चला जाऊं, कंप्लेन कराया। अंबेडकर ने ये चीज, जब ये सब चीजें डिस्कस हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा। में, संविधान सभा में, संविधान तो सभा। उन्होंने, अंबेडकर ने बहुत एम्फोसिस किया था, बहुत जोर दे के बोला था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बहुत जरूरी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना इसके तो, बिना यही इंश्योर कर रहा है कि मेरे पांचों बाकी सारे अधिकार भी लागू होंगे, मैं उनका
उनको एंजॉय कर सकता हूँ बाकी अधिकार। तो इसीलिए पूरी हमारी जो न्यायपालिका है, पूरा जो हमारा तंत्र है, वो यही इंश्योर करने के लिए है। इसमें एक और चीज आती है कि जो समाज है वो जो कानून है वो कानून इंसान के लिए है, ना कि इंसान कानून के लिए है। तो अगर कोई कानून ऐसा है जो इंसान को ही, जो नागरिक को ही परेशान कर रहा है, तो इसके ऊपर बात की जा सकती है और इस कानून को भी कानून को बदला जा सकता है। आप लेकिन ये बोलो कि नहीं हम कानून ही लागू करेंगे, इंसान को बदल दो, ये गलत वो है, ये नहीं होता है। यहीं से एक संवेदना वाली चीज आती है कि कोई भी हम जो सिस्टम बना रहे हैं, हम तंत्र बना रहे हैं, वो हम अपने नागरिकों के लिए बना रहे हैं, ना कि कोई एक बस सिस्टम अपने आप में तो कुछ नहीं है ना, अगर उसमें नागरिक या इंसान कुछ नहीं है तो इस तंत्र का क्या मतलब है। तो ये हमने बात अब कर ली। इसके हाँ। इसके आगे अगर बात करते हैं, ये हमने अधिकारों की बात कर ली, लेकिन अधिकार जो होते हैं वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं अच्छा नागरिक नहीं हूं तो मेरे अधिकार भी कम हो जाएंगे। अगर मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ, मैंने कोई जुर्म कर रहा हूँ, तो मेरे अधिकार लिमिट हो जाने चाहिए। तो अधिकारों को एक के ऑर्थोगोनल एक अधिकारों के साथ साथ जो चीज चलती है उसका नाम है कर्तव्य। अब कर्तव्य दो लेवल्स पे हो सकते हैं, एक तो नागरिक के अपने कर्तव्य और एक राज्य के कर्तव्य। जब मैं राज्य बोल रहा हूँ तो हम केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों, इन दोनों के कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। तो राज्य के कर्तव्य और लोगों के कर्तव्य, ये दो अलग अलग टाइप के कर्तव्य हैं। जब हमारा संविधान बना था तब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे स्टेट पॉलिसी के। तब हम डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में कुछ दिशा दिशा निर्देश थे जो राज्य को फॉलो करने चाहिए। और 42वें अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में कुछ अमेंडमेंट किया और बोला कि कुछ कर्तव्य लोगों को भी मानने पड़ेंगे। ये 42nd अमेंडमेंट में हुआ। ये दोनों ही चीजें जो राज्य के कर्तव्य हैं और जो लोगों के कर्तव्य हैं, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। राइट्स तो राइट्स तो इन्फोर्सेबल है। अगर मेरा अधिकार का हनन होता है तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। लेकिन अगर कोई सरकार डायरेक्टिव दिशा निर्देश फॉलो करने में पीछे रह जाती है तो कोर्ट में जाया तो जा सकता है, लेकिन वो एक लंबी और एक कॉम्प्लिकेटेड बहस होगी। जबकि अधिकारों की बात जो है वो डायरेक्ट वो होगी। अगर मेरा राइट टू लाइफ कहीं पे वायलेट हो रहा है तो मैं सीधा कोर्ट पे जा सकता हूँ और वो कोर्ट मेरे को तुरंत कुछ निर्णय करके मेरे राइट को रिस्टोर करेगा, मेरे अधिकार को वापस लाएगा। लेकिन दिशा निर्देश में ये ऐसा नहीं है। दिशा निर्देश बस एक डायरेक्शन है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं मतलब। एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, एक हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं रादर देन बाय लॉ। और ये एक थोड़ा, मैं अगर पॉलिटिकल फिलोसफी की तरफ बात करें तो ये आ रहा है कि जो हमारा संविधान है वो हमें बोलता है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। ये हमें ये नहीं बता रहा कि हमें सुबह उठ के न्यूज देखनी ही देखनी है, अखबार पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। हम अखबार ना भी पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन हमें इन्फॉर्म सिटीजन होना चाहिए, ऐसी बात कर रहे हैं। सिटीजन शुड बी इन्फॉर्म्ड, हम उसके पास जानकारी होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। ये बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको अखबार पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम वाली बात है जो पॉलिटिकल फिलोसफी से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें नेगेटिव फ्रीडम देता है कि आपके कोई अधिकार हनन नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या करोगे ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है। कोई भी समता, कोई भी समता, इक्वालिटी और बंधुत्व के बेसिस पे बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये नहीं कहता कि आपको कुछ करना ही करना। हम्म। क्षितिज, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कुछ, या हाँ, फिर तो जैसे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो मेंशन किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और लिकर बैन, या फिर मतलब शराबबंदी, और या फिर विलेज पंचायत,
तो ये कुछ हैं, इस और भी ऐसे बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये थे कि हमें, हाँ अभी हम इन चीजों को, इनको कानूनी वो नहीं बना रहे, कानूनी जमला नहीं बना रहे हैं अभी। ये इनके खिलाफ आप कोर्ट में मतलब जाएंगे भी तो भी आपको इसमें मतलब कोर्ट इसके ऊपर कोई वो नहीं नहीं देते। निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि ये अभी ये कानूनी इनके ऊपर वो नहीं है। लेकिन जैसे हमें पता है कि विलेज पंचायत चीज है, इसको हम अमल में ला चुके हैं। जो हमारे 72nd 73rd अमेंडमेंट्स हुए थे राजीव गांधी के टाइम पे, उसके बाद से विलेज पंचायत अब एक हमारे तंत्र का हिस्सा बन चुका है। ऐसी बहुत सी चीजें अभी नहीं हुई हैं। तो आगे को बेसिकली संविधान जब बना रहे थे उस समय ये था कि आज के हिसाब से अभी इस चीज की ये इतनी प्रायोरिटी नहीं है, ये इसकी इतना वो नहीं है कि इसको अभी ही करना जरूरी है। इसको बात के लिए छोड़ दिया गया था कि जब आगे अगर इसकी जरूरत महसूस होगी हमें किसी समय, और हमारे पास यह संसाधन आ जाए इतना, या फिर लोगों लोगों की तरफ से खुद से एक वो आ रहा था कि लोगों, जब तक लोगों से नहीं आएगी कि हमें ये चीज चाहिए, तब तक आप इसको लागू नहीं कर रहे हैं, तब तक हम लागू नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्टिव तब तक ये बस प्रिंसिपल्स। दिशा निर्देश के फॉर्म में रहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कर्तव्य कुछ हमारे ऊपर मतलब कर्तव्य बताए गए हैं, लेकिन इन कर्तव्यों को दे आर नॉट एनफोर्स बाय लॉ। कोई बट ये हम कर कानून। सकते हैं अगर अगर नागरिक को खुद ही समझें कि हाँ ये अब चीज जरूरी हो गई है, तो ये इनको कानून के दायरे में भी लाया जा सकता है। एक चीज मैं बस बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का संचार होना चाहिए, कि हम वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ें। हम जो अभी पहले भी हमने बताया कि सुपरस्टिशंस हैं, और भारत समाज में तो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस हैं। आप कहीं भी निकल जाओ, आपको बहुत आम बात होगी कि आपको हर दूसरे कदम पे कोई ना कोई एक सुपरस्टिशन देखने को मिल जाए। तो संविधान बोलता है कि हमें वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ना है, और वैज्ञानिक सोच बस यही कहती है कि जो चीज हम साबित कर सकते हैं, जो चीज हम बिल्कुल उसको हमें पता ही है कि यही सही है, वो ही चीज करेंगे। ये नहीं कि बस मैंने मान लिया, मैंने बोल दिया, या फिर बस होता आ रहा है। ये कोई तर्क नहीं है किसी भी चीज का, मतलब उसको मानने का। एक कुछ जो एक चीज साबित की गई है, उसी चीज को हम मानेंगे और उसी सोच की तरफ बढ़ेंगे। तो एक ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी एक साइंटिफिकली टेम्पर्ड टेम्परामेंट सोसाइटी में बढ़ाना, नागरिकों में एक वैचारिक वो वैज्ञानिक विचार बढ़ाना, वो उसकी तरफ भी बोलता है कि स्टेट की भी जिम्मेदारी है, जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप में इस चीज का संचार करे, वैज्ञानिक लेकिन सोच बस की एक लाइट पॉइंट की ये जिम्मेदारी है, लेकिन अगर लोग नहीं भी फॉलो करेंगे, अगर किसी को सुपरस्टिशन में ही बिलीव करना है तो वो भी कर सकता है, तरफ। संविधान कोई उसका इस भी पे कानून अधिकार। नहीं है, कोई उसको जेल नहीं भेजेगा। कोई हाँ। जेल नहीं भेजेगा, इसलिए हमें सब जगह सुपरस्टिशन, अंधविश्वास सब जगह दिखता है। अंधविश्वास और अंधभक्ति सब जगह दिखती है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें चेताता है कि अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी ऐसी बात कही थी कि पॉलिटिक्स, राजनीति में अंधभक्ति जो है इज अ श्योर वे टू डिजास्टर। डिक्टेटरशिप मतलब वो पूरा आप एक वो तानाशाह बना दोगे, क्योंकि तानाशाह के पास अंधभक्त हैं तो वो उसकी कोई कमी भी नहीं देखेंगे। विपदा की तरफ जाने का सीधा सीधा रूट है राजनीति में अंधभक्ति। डॉक्टर अंबेडकर ये भी संविधान सभा में ही कहते हैं। तो आज के लिए, हाँ, हाँ, तो आज के लिए हमने कवर कर लिया। अब इस हम भारत के संविधान के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। उसमें थोड़ा हम अपना जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे सिस्टम का, गवर्नमेंट का, उसके बारे में यूनियन बात और करेंगे। स्टेट की बात करेंगे। हम यूनियन और स्टेट की बात करेंगे, हम न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका कैसे इलेक्ट होती है उसकी बात करेंगे। और हम जो अलग अलग फेडरलिज्म की बात करेंगे, केंद्रों और राज्यों में कैसे किन किन विषयों पे केंद्र कानून बना सकता है, किन विषयों पे राज्य कानून बना सकता है, उन सब की बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और आपको नमस्ते। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और कोई फीडबैक है तो आप ज़रूर दिए। और हमने भी ये सब चीज़ें एक एनसीईआरटी से पढ़ी थी, या फिर एक वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पढ़ी थी।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।